सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। देखो, ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको मैट्रिसेस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल यहाँ पर ब्लाइंडली आए हो तो हमारी मैट्रिसेस की एक सीरीज़ है, 2 ही लेक्चर है उसमें। तो उसमें लेक्चर सेकंड में एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बस वो एक टॉपिक आप देख कर आ जाओ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे वीडियो का लिंक होएगा, तो वो वीडियो देख लो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लो। तो उससे क्या है, ये लेक्चर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये आई कैप से, और इसका सिंबल क्या होता है, ये समेशन ऑफ आई। ठीक है, साई आई साई आई। ठीक है, समेशन ना भी लगाओ तो भी यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा डायमेंशन है तो समेशन लगा देते हैं। अब देखो, अब इसका काम क्या है, अब नाम से ही पता लग रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ऑपरेटर है, तो मान लो ये ऑपरेटर आपने किसी वेव फंक्शन पर लगाया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वही वेव फंक्शन वापस मिल जाएगा। बस यही आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम है। जो एक तरह से गेट पर चेक करने के लिए खड़े होते हैं ना, आपकी आइडेंटिटी दिखाओ, ठीक है जाओ, आइडेंटिटी दिखाओ जाओ, बस वही काम है इसका, आइडेंटिटी का ऑपरेटर का। ठीक है, अब इसी तरह अगर ये वेव फंक्शन हमारे पास ये वाला हो, ब्रा वेव फंक्शन हो, उस पर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो भी कुछ नहीं है, यही वेव फंक्शन हमें वापस मिल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का इतना ही काम है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेडियंट ऑपरेटर। अब ग्रेडियंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल कैप से। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर किसी साई पर ऑपरेट करवाया। ठीक है, किसी मान लो साई आर पे, तो ये क्या दे देगा, ये देगा हमें डेल अपॉन डेल एक्स साई आई कैप प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, ये इसका ऑपरेशन हो गया। अब इसी तरह बात करते हैं लप्लासियन ऑपरेटर की। तो लप्लासियन ऑपरेटर हमें पता है क्या होता है, डेल स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हमने कोई डेल स्क्वायर किसी साई आर पर ऑपरेट करवाया तो ये क्या देगा हमें, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये इसका ऑपरेशन है। अब इस पर आता है हम मोमेंटम ऑपरेटर पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर होता क्या है, सबसे पहले तो देखो, इसको हम पी कैप से डिनोट करते हैं, और इसका होता है सिंबल पी कैप होता है, और इसका ऑपरेशन होता है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, वन डायमेंशन के लिए। मान लो हमने ये पी साई पर ऑपरेट करवाया ऐसे, तो हमारे पास ये मिल गया। इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें और वहाँ पर हम पी, ये साई एक्स था मान लो, और यहाँ पर पी साई आर पर ऑपरेट कराया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल शाई। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट ऑपरेटर आ गया, और ये हमारे पास सिंपल वन डायमेंशनल ऑपरेटर। तो ये आपको फॉर्म पता होनी चाहिए। हम पहले भी मोमेंटम ऑपरेटर देख चुके हैं जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन करी थी। इसी तरह हम आगे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ये भी हमने हैमिल्टोनियन में देखा हुआ है। ठीक है, इसको मान लो रिप्रेजेंट करते हैं ई के से। वैसे इसकी कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमने ऐसे ही लिख दिया। इसको हमने साई पर करवाया, तो वहाँ भी हमने देखा हुआ ये क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m, और ये हो गया हमारा डेल स्क्वेयर शाई। ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए। अगर 1 डायमेंशन पर लिखना हो तो डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर शाई आ जाएगा। ठीक है, ये लिख ही देता हूँ मैं। ये मान लो शाई आर था, और ये हमारे पास साई एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m, और ये आ गया डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर। ये 1 डायमेंशनल ऑपरेशन हो गया, ये 3 डायमेंशनल ऑपरेशन हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर देखो तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको पहले ही पता है क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच कैप से। ठीक है, और ये क्या होता है, माइनस, मान लो ये साई पर ऑपरेट कर रहा है, तो माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर साई प्लस वी, जो भी आपका पोटेंशियल हो वहाँ पर साई। तो ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसी तरह अगर आपको कोई एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बोल दे, तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, वैसे हमें एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एल इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस पी कैप। ठीक है, अब ये जो पी है ये हमें पता है क्या होता है। तो मान लो किसी इसको साई पर ऑपरेट करवा दिया,
तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, आर कैप क्रॉस डेल साई, इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह से ऑपरेटर होते हैं। अब अगर आपको किसी भी तरह का ऑपरेटर वहाँ पर बनाना पड़ जाए तो आपको पता है कि कोई भी ऑपरेटर कैसे हमें चाहिए होगा। ये सारे बेसिक ऑपरेटर होते हैं, इन्हीं से नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर बनेंगे। हो गई ना, हाँ ठीक है, 7 ऑपरेटर होते हैं। अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। इसका मतलब क्या है, ये नॉन कॉम्यूटेशन है, नॉन कॉम्यूटेटिव। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम काफ़ी यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो होती है कि किसी ऑपरेटर की पावर n और उसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसी ऑपरेटर की पावर m, तो ये बन जाता है ए कैप की पावर m प्लस n। सिंपल प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन। ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन का क्या मतलब है, मान लो हमारे पास एक वेव फंक्शन था, उस पर 2 ऑपरेटर एक्ट कर रहे हैं, एक ए और एक बी। तो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि सबसे पहले हमारा बी एक्ट करेगा साई पर, और उसने मान लो इसको बी ने साई पर एक्ट किया और ये कुछ बन गया चाय, ठीक है, इस तरह से। और फिर ए चाय पर एक्ट करेगा और वो कुछ मान लो बना देगा हमारे पास, कुछ भी गामा बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद अगर ये तीसरा होएगा तो चौथा होएगा, तो इस तरह से, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी आती है, वो आती है लीनियर ऑपरेटर की। ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरह से कोई ऑपरेटर लीनियर कब होएगा, अब ज़रूरी नहीं है सारे ऑपरेटर लीनियर हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑपरेटर लीनियर कब होएगा, जब वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करेगा, ठीक है, फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे होता है, ये कोई ऑपरेटर था, इसको हमने एक्ट करवाना है a1 psi1 प्लस a2 psi2, इस तरह से। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए हमारा a1 a psi1 प्लस a2 a psi2, ठीक है। तो अगर कोई ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो कर रहा है तो उस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब हम बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की। हालांकि ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं। अब सबसे पहले हर्मिशियन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होएगा, तो अगर किसी ऑपरेटर का ए डैगर इज इक्वल टू ए हुआ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। अब देखो डैगर का क्या मतलब है, डैगर का मतलब है एडजॉइंट, डैगर क्या होता है, एडजॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखना। और ए डैगर का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता मैथमेटिकली, तो ए डैगर का मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेटर ए है उसका कॉन्जुगेट लो और उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। क्योंकि हम जो ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोज भी आ गया। अब देखो, अब हमें पता है ए डैगर इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेशन की वैल्यू की बात करें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इक्वल होगा। ओ सॉरी, वो क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इक्वल होगा, यहाँ से हमें पता लगता है ए डैगर इज इक्वल टू ए, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू के इक्वल। ये कब होता है,
ये तब होता है अगर हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो, रियल। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रियल थिंग्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रियल होने का मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे आपको पता है कि मोमेंटम, एनर्जी, ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल का मतलब ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखना आप। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऑपरेटर होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऑपरेटर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो जितना मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, एनर्जी ऑपरेटर हो गया, पोजीशन ऑपरेटर हो गया, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो इनके ऑपरेटर को क्या कहेंगे हम, हर्मिशियन ऑपरेटर। और ये सारे हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, इसका मतलब ये इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, ए डैगर इज इक्वल टू ए। अब देखो अब इस डैगर की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लो। ठीक है, हम इनको डेरिवेट नहीं करेंगे, बहुत डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, मैं सिंपल आपको तीन चार चीज़ें दिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो आई डैगर क्या होता है, आई डैगर होता है माइनस आई। ठीक है, ये आयोटा की बात हो रही है। ठीक है, आयोटा का आप जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो तो वो माइनस आयोटा बन जाता है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेल अपॉन डेल एक्स, इसका जब आप डैगर लेते हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। वैसे भी आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो इनको, तो कोई नई चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर हम किसी कांस्टेंट का एडजॉइंट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कांस्टेंट ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसी तरह अगर हम कोई आर, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड, उसको मैंने एक बार आर लिख दिया जनरलाइज करके, तो वो भी क्या रह जाता है, आर रह जाता है, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, तीसरी और चौथी। इस तरह हमारा एडजॉइंट काम करता है मैथमेटिकली। अब हालांकि हर्मिशियन की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल, वहाँ से हम प्रूफ करके ये सारी की सारी चीज़ें लेंथी डेरिवेशंस करके प्रूफ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हमने बस रिजल्ट देख लिए, ये सारे रिजल्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हमने ये रिजल्ट देख लिए, तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इन रिजल्ट्स का कि कितने सही है। तो चेक कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं मोमेंटम ऑपरेटर पर। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी। तो हमें क्या पता है कि मोमेंटम ऑपरेटर तो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो पी डैगर इज इक्वल टू पी होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, तो ये है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, इसका क्या कर दिया, डैगर कर दिया। ठीक है, अब ये डैगर कैसे आएगा, अब ये डैगर आएगा हमारा माइनस आयोटा एच कट का डैगर और डेल अपॉन डेल एक्स का डैगर, इस तरह से। अब देखो, अब माइनस तो देखो कांस्टेंट एक तरह से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, माइनस का डैगर मान लो इसको, माइनस का डैगर। अब माइनस के डैगर में कोई फर्क नहीं पड़ना, ये माइनस रहेगा। आयोटा का डैगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। एच कट कॉन्स्टेंट है, एच कट ही रहेगा। और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब हुआ क्या, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, फिर से माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल है, पी डैगर के इक्वल है। ठीक है, पी डैगर इज इक्वल टू हमारे पास पी आ गया, ये प्रूफ हो गया। इसको आप नोट कर लो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अब हम पी स्क्वायर पर भी चेक करते हैं। पी स्क्वायर क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में पी स्क्वायर अपॉन 2m आता है। तो सबसे पहले तो पी स्क्वायर आएगा कैसे, ये है पी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी चीज़ का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब p मल्टीप्लाई बाय p, तो वो कैसे लिखेंगे, p डैगर p। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा लो, डैगर लगा लो, एक ही बात है। वो मैट्रिसेस होते हैं, जब डैगर लग जाते हैं, अगर मैट्रिसेस नहीं होते तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लग जाते हैं। तो देखो, अब p डैगर करना है हमें, तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, इसका डैगर, और मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, ये 2m नहीं आएगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी में आता है, मतलब 1/2m, तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब देखो मोमेंटम ऑपरेटर तो क्या था, एक हर्मिशियन ऑपरेटर था, तो इसका जो डैगर किया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये स्टेप क्यों लिखवाया, ये स्टेप लिखवाने का मेन रीज़न था कि आप ध्यान रखो कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी चीज़ का क्वांटिटी का स्क्वायर करना हो, ज़रूरी नहीं है वो हर्मिशियन हो ना हो, और अगर ये हर्मिशियन नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता, माइनस एक्स्ट्रा आ जाता तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो आप एक तरह से आदत ही डाल लो कि कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी चीज़ का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो उसको पी डैगर पी या फिर ए डैगर ए इसी तरह से लिखना है। अब देखो, अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज इसकी। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, कोई भी ऑपरेटर है ए, उसके डैगर का डैगर किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी मान लो कि कोई हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ ए के साथ, इसका डैगर करना है, तो इसका डैगर क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ये जो कांस्टेंट है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इस ए का डैगर, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमने ए डैगर इसकी पावर n करी हुई है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a की पावर n और उसका बाद में लास्ट में एडजॉइंट कर दो। अगला है हमारे पास a प्लस बी, इसका एडजॉइंट, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा a का एडजॉइंट प्लस b का एडजॉइंट, ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की कि a मल्टीप्लाई बाय b, इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट करना है, तो वो क्या होगा, वो होगा b एडजॉइंट a एडजॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स किया हुआ है तो मैट्रिक्स में आपको पता है ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, मैंने यहाँ पर बता दी अलग से। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारा ए डैगर वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर ए का एडजॉइंट ए के इक्वल आ रहा है तो उसको हर्मिशियन कहेंगे, अगर ए का एडजॉइंट माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। वैसे इस प्रॉपर्टी पर काफ़ी सारे एग्जांपल हमने मैट्रिसेस में कर लिए थे, तो आप वो वीडियो अगर देखी होगी तो ये एग्जांपल आप कर लोगे, वहाँ पर 2-3 एग्जांपल किए थे हमने, तो एक्स्ट्रा एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए ये है a प्लस ए डैगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये है आयोटा a प्लस ए डैगर, और ऑप्शन नंबर सी ये है आयोटा a माइनस ए डैगर। अब आपको इनमें चेक करना है कि ये जो ऑपरेटर है ये किस तरह के हैं, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, क्या है ये ऑपरेटर, या कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई ऑपरेटर सिर्फ हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन हो सकता है वो दोनों ही ना हो, तो ये चीज़ आपको चेक करके बतानी है। अगर आप खुद करना चाहते हो तो एक बार पॉज करके चेक कर लो, वरना हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, अब मैंने क्या किया, a प्लस ए डैगर, इसका क्या ले लिया, होल डैगर ले लिया। ये क्या बन गया, ये बन गया a का डैगर प्लस ये क्या बन गया, a डैगर प्लस a, तो ये क्या है, इसके इक्वल आ गया बिल्कुल, तो ये क्या था, हर्मिशियन। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, आयोटा a प्लस ए डैगर, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, कंप्लीट एडजॉइंट करना है, ये एडजॉइंट को डैगर भी बोलते हैं। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा का डैगर, ठीक है। वैसे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखते हैं ताकि इसको आपको लिखने की आदत पड़ जाए। तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे a प्लस ए डैगर का ये, और मल्टीप्लाई में आयोटा का डैगर, ठीक है। अब ये अभी अभी हमने सॉल्व किया है ऊपर कि ये सेम आएगा, तो ये हमने क्या कर दिया, a प्लस ए डैगर,
और आयोटा का क्या होता है, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये माइनस ऑफ दिस बन गया। अगर इसको मैं कुछ x मान लूँ तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स बन गया। तो ये क्या है, ये स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है उसको चेक करना हो, वो क्या है, आयोटा ए माइनस ए डैगर। ठीक है, इसका होल डैगर, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ए माइनस ए डैगर, इसका होल डैगर, और यहाँ पर आयोटा का एडजॉइंट। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ए डैगर माइनस ए। ठीक है, और ये बाहर क्या आ गया, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में। अब ये माइनस क्या है, अंदर चला जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा तो ऐसे का ऐसे, और ये बन जाएगा ए माइनस ए डैगर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ गया देखो। तो ये क्या था, ये था हर्मिशियन। ठीक है, अब देखो इसको नोट करो और एक छोटा सा पॉइंट लिख लो नोट डाल के। अब ये जो ऑपरेटर हमने लिखे हैं, ये हमने मान लो साई ऑफ एक्स वाई जेड सिंपल कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखे हैं ये। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। अब अगर यहाँ पर हमारे पास एक वेव फंक्शन होता जो स्फेरिकल होता, ठीक है, आर थीटा फाई, तो अब स्फेरिकल के लिए तो हम डेल अपॉन डेल एक्स वाई जेड तो यूज़ नहीं करेंगे, डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा और डेल अपॉन डेल फाई यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है इस पर, बस एक क्वेश्चन बनता है, वो सिंगल क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये पूछता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो ये थीटा वाला है इसका सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या हो गया, हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाता है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और यहाँ पर बस एक डिवाइड में साइन थीटा आ जाता है। ये आपको याद रखना है, हमारी 3 से 4 पेज की डेरिवेशन बच जाएगी अगर आपने सिर्फ ये एक चीज़ रिजल्ट याद रख लिया। ठीक है, और ये पेपर में आना बहुत कॉमन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में आ जाता है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। तो सबसे पहले तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर को स्मॉल पी से, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को कैपिटल पी से। अब कब हम किसी ऑपरेटर को प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहेंगे, इसकी 2 कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1 कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो पी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 कि हमारा जो पी डैगर है वो पी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा, हर्मिशियन भी होएगा और पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, इसको शायद आइडेम्पोटेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी आइगन वैल्यूज़ की। तो अगर हमने मान लो कोई पी को साई पर ऑपरेट कराया और इसने हमें आइगन वैल्यू दी लैम्डा, और साई का साई रह गया। ठीक है, ये इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। उसके बाद हमने पी स्क्वायर एक्ट करवाया, तो पी स्क्वायर एक्ट करवा के हमें क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर, और ये साई का साई रह गया। अब इसने कहा है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस पी को यहाँ से करेंगे तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो लैम्डा है इसकी आइगन वैल्यू, इसकी 2 वैल्यू आएगी 0,1। तो कोई भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है उसकी सिर्फ 2 आइगन वैल्यू हो सकती है, एक 0 और दूसरी 1। ठीक है, तो ये हमने इसकी आइगन वैल्यूज देख ली। अब देखो, अब हम एक एग्जांपल करते हैं और वो एग्जांपल एज ए प्रॉपर्टी लेना आप। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पता हो तो और अच्छी बात है। अब इसने कह दिया कि मान लो P1 एंड P2 आर प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, और इसने कह दिया कि इफ P1 P2 का कॉम्यूटेटर
ज़ीरो है, ठीक है। देन प्रूफ P1 P2 इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हमने क्या मान लिया, अब हमने मान लिया कि कोई P इज इक्वल टू P1 P2 ये ऑपरेटर है जो P1 P2 के मल्टीप्लाई से बना है। तो अब इस P को प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमें प्रूफ करना है। इसने गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है ये P1 P2 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कॉम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, P1 P2 माइनस P2 P1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से पता लगा कि P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1, ठीक है। ये उसने कंडीशन दे दी, ये हमें कंडीशन गिवन है, ठीक है। कॉम्यूटेटर देखो कोई भी A कोमा B है, अगर इसका कॉम्यूटेटर निकालना हो मतलब ये क्या कहता है, AB माइनस BA, ठीक है। इसको कॉम्यूटेटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, एक बार मैंने आपको बता दिया। अब देखो, तो अब हमें क्या क्या गिवन है कि देखो P1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, P2 भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1 है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की, कि P स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ P क्या है, P1 P2 का स्क्वायर, P1 P2 का स्क्वायर क्या होगा, P1 P2 डैगर P1 P2, ठीक है। इस तरह लिखते हैं, अब ये भी डिस्कस किया था हमने। अब P1 P2 का डैगर, अब देखो एक और चीज़ देखो, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी बहुत इंपॉर्टेंट, A इंटू बी इसका डैगर। इसका डैगर क्या होता है, इसका डैगर होता है B डैगर A डैगर। तो ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था हर जगह काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P2 डैगर P1 डैगर P1 P2, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो P1 एंड P2 है वो खुद एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर का मतलब P2 डैगर P2 के इक्वल है, P1 डैगर P1 के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं P2 P1 P1 P2, ठीक है। तो अब देखो ये P1 इंटू P1 ये क्या बन गया, P1 स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, P2 P1 स्क्वायर P2। अब हमें पता है कि अगर P1 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो P1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 होएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी थी ना। तो उससे क्या बनेगा, ये P2 P1 P2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करें, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन दी थी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या आउटपुट निकाला था, P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1, ठीक है। तो ये P1 P2 है, अगर इसको मैंने P2 P1 लिख दिया इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस कंडीशन की हेल्प से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया P2 P2 P1। हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया P2 स्क्वायर P1, ठीक है। अब हमें पता है P2 भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, तो P2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के। तो ये क्या बन गया, P2 P1, ठीक है। अब P2 P1 को क्या लिख सकते हैं हम वापस से, ये जो P2 P1 है इसको P1 P2 लिख सकते हैं, P1 P2, ठीक है। ये क्या था, P1 P2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या कर दी हमने, कंडीशन प्रूफ कर दी। तो फर्स्ट प्रूफ आ गया, ठीक है। ये पहली कंडीशन प्रूफ कर दी, इसको कंडीशन नंबर 1 लिख लिया, ये वाली। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है, अब इसकी सेकंड कंडीशन होती है कि P डैगर इज इक्वल टू P होना चाहिए। इसका मतलब P1 P2 का डैगर वो क्या होगा, वो होगा P2 डैगर P1 डैगर। अब हमें पता है P1 P2 खुद क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो ये क्या आ जाएगा, P2 P1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो P2 P1 है वो P1 P2 के इक्वल होता है, कंडीशन में लिखा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, P1 P2। तो ये P डैगर इज इक्वल टू P। तो ये भी क्या आ गया, सेकंड प्रूफ, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि जो ये P1 P2 एक नया ऑपरेटर है ये भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होएगा कब, जब इनका कम्यूटेटर क्या होएगा, 0 के इक्वल होएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये सेम तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं। अब इसने कहा है कि P1 P2 फिर से प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना।
अब इसने कहा है कि P1 प्लस P2, ठीक है, कोई ऑपरेटर दे दिया, मान लो इज इक्वल टू P है, तो ये कब प्रोजेक्शन ऑपरेटर होएगा ये बताना है हमें, ठीक है। कंडीशन फाइंड करनी है, इस बार हमें कंडीशन फाइंड करनी है, फाइंड फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि कंडीशन सेटिस्फाई करनी है प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए, तो पहली कंडीशन क्या है, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, P1 प्लस P2 का जो होल स्क्वायर है वो निकालना है, ठीक है। तो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 प्लस P2 का डैगर P1 प्लस P2, ठीक है। किसी के स्क्वायर को इस तरह से लिखते हैं। ये इस तरह की चीज़ें मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको हैबिट पड़ जाए इसकी, ठीक है, इसीलिए हम इस तरह के एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो अब हमें पता है ये दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, तो इनका डैगर इसके इक्वल ही होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डैगर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये सबसे पहले बन गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 प्लस P2 P1, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ पिछली बार भी हालांकि नोटिस करी होगी आपने कि जो P1 P2 और P2 P1 है ये अलग अलग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे को शायद पिछली बार ही बताना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब बता रहा हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, वो प्रॉपर्टी क्या लिखी थी, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर जब हमने शुरू किया था तो ये प्रॉपर्टी लिखी थी, इसका मतलब P2 P1 इज़ नॉट इक्वल टू P1 P2, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ही ट्रू रहेगी। हो सकता है कोई कंडीशन हो जाए, जब ये इक्वल हो जाए तो उन कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटर ऑपरेटर है, ठीक है। अगर हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए तो इसको हम कॉम्यूटेटर ऑपरेटर कहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये स्पेशल केस है ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि ये P1 प्लस P2 को P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर करना है। अब देखो ये हमने कर दिया, ठीक है। तो अब P1 स्क्वायर क्या होगा, P1, ये P1 क्या है, ये पहले से प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, तो P1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये P1 बन जाएगा, प्लस P2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये P2 बन जाएगा, प्लस P1 P2 प्लस P2 P1, ये चीज़ आ गई, P2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, देखो अगर ये टर्म यहाँ पर ना होती तो ये P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर P1 प्लस P2 बन जाता, तो हमारी ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो जाती, जो पहली कंडीशन है। तो इस चीज़ का जीरो होने का मतलब क्या है, इस चीज़ का जीरो होने का मतलब है एंटी कॉम्यूटेटर ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी अभी हमने कॉम्यूटेटर देखा था, कॉम्यूटेटर क्या होता है, ए बी माइनस बी ए। एंटी कॉम्यूटेटर क्या होता है, एंटी कॉम्यूटेटर होता है हमारा ए बी प्लस बी ए, ठीक है। तो P1 P2 प्लस P2 P1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई हमारी कंडीशन, वो कंडीशन जो हमें फाइंड करनी थी, जिस पर हमारा ये P1 प्लस P2 एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो जाए, वो कंडीशन आ गई ये वाली कि एंटी कॉम्यूटेटर ऑफ P1 P2 इज शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि P1 प्लस P2 का होल डैगर, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा P1 डैगर प्लस P2 डैगर, तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो सेकंड कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो यही हमारा आंसर था। तो ये एग्जांपल भी आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब हमें चेक करना है कंडीशन फॉर विच आइडेंटिटी ऑपरेटर विल बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर, विल बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर को मैं पी कैप लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कंडीशन चेक करनी है जब हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर हो जाए। तो देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये होता है साई ये वाला, ठीक है। तो अब इस पर दो कंडीशन लगाएंगे। तो पहली कंडीशन देखो, इसका हमने क्या कर दिया, ये हमने होल डैगर ले लिया इसका।
कंडीशन नंबर 1 हम चेक कर रहे हैं इसकी, ठीक है। ये ऊपर भी कंडीशन नंबर 1 थी, ये कंडीशन नंबर 2 थी। तो पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब हमें पता है, देखो ए बी का जो डैगर होता है वो क्या होता है, बी डैगर ए डैगर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो उधर चला जाएगा इसका डैगर, और हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। ए बी का डैगर, बी डैगर, ए डैगर, इस तरह लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि ये डैगर क्या होता है, इसमें ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज क्या कर देता है, कैट को ब्रा में, ब्रा को कैट में चेंज कर देता है। तो ये क्या है हमारे पास, ब्रा, इसको क्या कर देगा, ये कैट वेक्टर, ये चेंज कर दिया। और ये क्या है, कैट, इसको क्या कर देगा, ब्रा वेक्टर में चेंज कर देगा, ये कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर था और ये वापस आइडेंटिटी ऑपरेटर बन गया। तो पहली कंडीशन क्या है, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो वो आएगा ये डैगर और मल्टीप्लाई बाय ये फिर से आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हमने अभी भी चेक किया है कि इसका डैगर इसके इक्वल तो होता ही है, तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। तो ये क्या आ गया, ये ऐसे आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके इक्वल करना है इसको। अब ये इसके इक्वल कब हो सकता है, वो कंडीशन सोचो। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ये बीच वाले पार्ट में। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ना। देखो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, इफ़, ठीक है, इफ़ ये जो साई है ये क्या हो, नॉर्मलाइज्ड हो। अगर ये साई नॉर्मलाइज्ड होएगा तो ये साई साई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर ये साई साई 1 बन गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 बन गया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो कंडीशन क्या है जिस पर हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर बन जाएगा, वो कंडीशन है हमारी कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, कम्यूटेटर ऑपरेटर। अभी भी हमने ये चीज़ देख ली कि ए और बी का जो कम्यूटेटर है वो क्या होता है, वो होता है ए बी माइनस बी ए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर इस तरह के ब्रैकेट लगे हुए ये वाले, तो इसका ए बी ये होता है एंटी कम्यूटेटर, ठीक है। इसका मतलब होता है ए बी प्लस बी ए। इसको हम कहते हैं एंटी कम्यूटेशन रिलेशन। इन दोनों चीज़ों को हमने अभी अभी देखा है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन आती है। अगर ए बी बी ए के इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो ये जो पहला है ए बी माइनस बी ए, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी माइनस बी ए 0 होने का मतलब, या फिर इसका कम्यूटेटर 0 होने का मतलब है कि ए और बी क्या है, कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो अब याद करो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था, सो दे कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब ए और बी को आप साथ में मेजर कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब इनका कम्यूटेटर 0 हो जाता है, ठीक है। अब वहीं दूसरी कंडीशन है कि अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इनका जो ए बी का कम्यूटेटर होएगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स है ये कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा था कि हम यहाँ पर आके पढ़ेंगे, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर रिपीट कर दी। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, ये नोट कर लो पॉज करके। अब देखो, अब पहली प्रॉपर्टी क्या होएगी कि ये जो ए कोमा बी है ये माइनस ऑफ बी कोमा ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक। इसको वैसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आई तो इसको ओपन करके देख लो, इस बॉक्स को भी, इस बॉक्स को भी, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है लीनियरिटी।
लीनियरिटी का मतलब ये लीनियर होता है। लीनियर होने का क्या मतलब है, देखो ए कॉमा बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए कॉम, हाँ सही है सही है, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। कॉम्यूटेटर में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई कॉम्यूटेटर है उसका हमने होल डैगर कर लिया तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बी डैगर कॉमा ए डैगर के। ठीक है, ये चीज़ आप खुद प्रूफ करके देखना, तो इससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सिंपल है इनको प्रूफ करना, बस इनको ओपन कर लो और डैगर करके देख लो। चलो एक प्रूफ मैं करवा देता हूँ ना। ठीक है, अब ए बी का डैगर क्या होगा, वो होगा ए बी माइनस बी ए, इसका होल डैगर। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ए बी डैगर माइनस बी ए डैगर। ठीक है, अब ए बी का डैगर क्या होता है, ये कुछ होगा हमारे पास बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी डैगर कॉमा ए डैगर, इसका कॉम्बिनेटर। ठीक है, तो ये हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब देखो, अब इसी में केस देख लेते हैं छोटा सा एक। ठीक है, अगर ए और बी हर्मिशियन निकले तो ए और बी क्या है, हर्मिशियन हुए, तो हमारे पास क्या आएगा, हर्मिशियन होने का मतलब क्या है, ए डैगर इज इक्वल टू ए एंड बी डैगर इज इक्वल टू बी, ये हुआ। ठीक है, देन जो ए कॉमा बी का ये होल डैगर है ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया बी कॉमा ए। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक। तो मतलब ये क्या हो गया, ये माइनस ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है, तो इसका जो डैगर होगा ए कोमा बी, इसके कॉम्यूटेटर का डैगर होगा, ये माइनस ए बी आ गया। इसका मतलब ए बी का कॉम्यूटेटर क्या हुआ, ये हुआ हमारा स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, यहां पर मैं अगर किसी को समझ नहीं आया तो लिख के बता देता हूं, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन, ये पॉइंट लिख लेना। देखो ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी आनी चाहिए, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पर, कुछ मैंने क्वेश्चन इस तरह के मैट्रिक्स में भी करवाए थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन इनका जो ये है, इस ये डैगर, अगर ये पूरा का पूरा ऑपरेटर मान लिया, इसको मान लियो हमने पी ऑपरेटर, ठीक है कुछ, देन पी इज इक्वल टू ये विल बी स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लो पॉज करके। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, ए कोमा बी सी इज इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा ए कोमा बी, और इधर से क्या है सी बचा, तो सी ऐसे बाहर मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस अब क्या है, ये बी बाहर आ जाएगा, एक बार सी बाहर आया ऐसे, अब बी लेफ्ट साइड में, तो बी यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ए कोमा सी। ठीक है, इस तरह से ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, जैकोबी आइडेंटिटी कहते हैं इसको। ये जैकोबी आइडेंटिटी आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी, जैकोबी आइडेंटिटी। ये एक साइक्लिक आइडेंटिटी है। साइक्लिक का मतलब देखो क्या, ए कोमा बी सी प्लस बी कोमा सी ए
प्लस सी कॉमा ए बी, ठीक है। इसका पूरा का कॉम्बिनेटर वापस लगा दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभी क्या आता है कि आपको सिर्फ इतना पार्ट दे देगा और पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इतना सारा सॉल्व करोगे, पहले सी ए को सॉल्व करो, उसके आंसर को बी के साथ सॉल्व करो, फिर इधर ए बी को सॉल्व करो, उसके आंसर को सी के साथ सॉल्व करो, फिर प्लस माइनस करो, और इतने में दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है आपका। तो आपको सीधा सीधा क्या काम करना है, अगर आपको एग्जाम्पल में दे दिया इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको पता है इसको यहाँ पर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बस यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, इतने को, ये मिसिंग पार्ट है ना इसका, तो बस इतने को सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमें मान लो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है। तो उसने पूछ लिया बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो होगा माइनस ऑफ ए। तो आपको क्या है, ये इतना सारा अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ये जैकोबी आइडेंटिटी का यूज़ है। तो बस इस तरह की फॉर्म देख लो आप, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आप खुद ही समझ जाओगे वहाँ पर। ये ए बी सी ए सी ए बी, ये साइक्लिक है पूरा का पूरा, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में, आप बस इसको याद रख लेना। इसको आप कर लो नोट। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशन की, पोजीशन के साथ मान लो जैसे एक्स वाई, इसका कम्यूटेटर स्टडी करना है, तो ये क्या आएगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो एक्स और वाई ये इंटरचेंजेबल है, यहाँ पर ये चीज़ हमें पता है इंटरचेंज हो जाएगी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। वैसे इन जनरली आपको पता है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, क्योंकि कम्यूटेटर भी क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑपरेटर है, तो यहाँ पर इन जनरली ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्वियस केस है कि इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद हम मोमेंटम की मोमेंटम के साथ करते हैं, जैसे पी एक्स पी वाई की कर ली, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पी एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है, ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो ये इसके 0 आंसर दे देगा माइनस होके। अब हम बात करते हैं पोजीशन की मोमेंटम के साथ, ठीक है। ये पोजीशन पोजीशन मोमेंटम मोमेंटम। अब पोजीशन मोमेंटम की बात करते हैं एक्स पी एक्स। अब इसको ओपन करें तो यहाँ पर आएगा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये ऑपरेटर है वैसे, ठीक है। तो ऑपरेटर का वैसे फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस तभी आता है जब यहाँ पर कोई वेव फंक्शन हो। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक वेव फंक्शन लगा दिया साई, ऐसे, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या है, साई पर एक्ट करेगा, क्योंकि ऑपरेटर बना ही एक्ट करने के लिए होता है वेव फंक्शन पर, उसका वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो ऑपरेटर को हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे कि वो किसी वेव फंक्शन पर एक्ट कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, ठीक है। और ये किसी ऑपरेटर, ये साई पर आ गया ऐसे। अब पी एक्स हमें पता है क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा एक्स पी एक्स क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और ये साई अंदर आ गया, ठीक है। माइनस पी एक्स मतलब माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर आ गया ये एक्स और साई दो आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स तो है, इसके ऊपर भी एक्ट करेगा और साई के ऊपर भी एक्ट करेगा। तो देखो ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, माइनस एक्स आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये क्या है, पहले एक बार एक्स पर एक्ट करेगा, साई कौन बाहर आ जाएगा, और एक बार साई पर एक्ट करेगा, एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहले एक्स बाहर आ गया, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल एक्स, और एक बार क्या है, साई बाहर आ जाएगा, तो साई आयोटा एच कट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। अब देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या है, ये 1 बन जाएगा। तो ये क्या है, ये आयोटा एच कट साई, ठीक है। ये क्या है हमारा एक्स पी एक्स साई। तो यहाँ पर हमारी एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारी आयोटा एच कट। ये बात ध्यान रखना।
और ये सेम टू सेम चीज़ ट्रू किसके लिए होगा, ये सेम टू सेम चीज़ ट्रू होगा हमारा वाई पी वाई के लिए भी, और ये ट्रू होगा जेड पी जेड के लिए भी। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म बन गई हमारे पास। ठीक है, इसको जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर कोमा पी आर इज इक्वल टू आयोटा एच कट, ऐसे करके। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म हम लास्ट में लिख लेंगे थोड़ा सा। इसको थोड़ा अगर डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो, देखो आर आई पी जे, ये क्या आ गया, आर आई पी जे आयोटा एच कट डेल आई जे। ठीक है, डेल क्या है, डेल्टा फंक्शन है यहाँ पर। देखो डेल आई जे की क्या वैल्यू होती है, इफ़ आई इज इक्वल टू जे इसकी वैल्यू होती है 1, इफ़ आई डज नॉट इक्वल टू जे इसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से मान लो एक्स पी वाई के साथ आएगा तो भी ये 0 देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का सिर्फ पी एक्स के साथ ही कम्यूटेशन रिलेशन बनेगा, पी वाई के साथ पी जेड के साथ 0 देगा। तो यहाँ पर पी वाई का वाई के साथ होना चाहिए, जेड का पी जेड के साथ होना चाहिए, अदरवाइज इसका 0 आएगा। तो ये हमने एक जनरल फॉर्म लिख ली। इस तरह हम जनरल फॉर्म सारी की सारी लास्ट में लिख देंगे। अगर किसी को ये कम्यूटेटर आता है तो वो इस पार्ट को स्किप करके लास्ट में जा सकता है, और किसी को अगर स्टेप बाय स्टेप देखना है तो वो देख लो। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। एक्स पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व भी करेंगे, बाद में जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कुछ एक्स कोमा पी एक्स मल्टीप्लाई बाई पी एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हमें पता है प्रॉपर्टी, एक बार पी एक्स बाहर आ जाएगा और ये बचेगा एक्स कोमा पी एक्स। ठीक है, प्लस एक बार एक्स कोमा पी एक्स ये बचेगा, और ये दूसरा पी एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच कट, तो ये क्या है, आयोटा एच कट पी एक्स, और ये भी क्या है, आयोटा एच कट पी एक्स, तो ये क्या आ गया, 2 आयोटा एच कट पी एक्स, एक्स कोमा पी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक जनरल टर्म बना सकते हैं। वो जनरल टर्म क्या है, वो ये है कि एक्स कोमा पी एक्स की पावर एन। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा आयोटा एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस 1। एक तरह से डिफरेंशिएटर जो होता है, डिफरेंशिएट हम करते हैं, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली जनरल प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी, दूसरी जनरल प्रॉपर्टी ये थी, 2 आ चुकी है हमारे पास। अब इसी तरह हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर कोमा पी एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x को x इंटू एक्स लिख लेंगे। तो एक बार क्या आ जाएगा, x कोमा पी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, x कोमा पी एक्स स्क्वायर, और ये दूसरा x बाहर आ जाएगा। अब हमें x कोमा पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है। ठीक है, ये क्या है, 2 आयोटा एच कट। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स पी एक्स। ठीक है, ये एक्स पी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है, 2 आयोटा एच कट, और ये पी एक्स, और ये बाहर राइट साइड में एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, 2 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो कि ये इंटरचेंजेबल नहीं होते, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, हमने शुरू में ही बात की थी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, और ये इंटरचेंजेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पी एक्स है ये इस एक्स पर एक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको एक तो ये आंसर गिवन होगा, और एक होगा 4 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इनको मिक्स कर देते हैं, इनको 2 इंटू ए रख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर कुछ लोग 4 आयोटा एच कट एक्स पी एक्स ऐसा कुछ लिख देंगे जल्दी जल्दी में, लेकिन ये नहीं होता, ये और ये अलग अलग है, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार पेपर में आ जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और पेपर में हमारे पास स्ट्रेस तो बहुत होता है, तो हम जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। और देखो, एक जनरल प्रॉपर्टी ही है, लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बता देता हूँ मैं, नोट डाल के लिख सकते हो।
कोई भी ऑपरेटर आएगा यहाँ पर ए, ठीक है, और उसके साथ है उसका फंक्शन ऑफ ए, इसका अगर कॉम्यूटेटर हमेशा ही क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर x है और यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ x है, 2x² 5x³ कुछ भी है तो वो ज़ीरो होएगा। यहाँ पर px है तो वहाँ पर उसका फंक्शन ऑफ px है तो वो भी ज़ीरो होएगा, ठीक है। सेम टू सेम के साथ हमेशा ही ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर एक तरह से पोजीशन, तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम, यहाँ पर फंक्शन ऑफ मोमेंटम, तो इन सारों का आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये भी आप एक जनरल प्रॉपर्टी के तौर पर लिख लो। कंफ्यूज मत होना, सॉल्व करने मत बैठना वहाँ पर, क्योंकि सेम सेम हमेशा ज़ीरो आएगा। एग्जिस्ट सिर्फ किसका करेगा, जब यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर मोमेंटम, इस तरह की क्वांटिटीज़ हो, अलग अलग क्वांटिटीज़, सेम क्वांटिटीज़ के फंक्शन हमेशा ही ज़ीरो होंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन। यहाँ पोजीशन मोमेंटम की बात कर ली, अब एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, L = R×P, ठीक है। तो इसको अगर फॉर्म में लिखना हो हमारे, तो R×P कैसे लिखेंगे, I∠, J∠, K∠, ठीक है, X Y Z, यहाँ पर PX PY PZ, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर LX क्या होगा, ठीक है, LX मतलब ये कर लो, तो I∠ YPZ ZPY, ठीक है, तो ये क्या आ गया, YPZ माइनस ZPY। I∠ लगाने की जरूरत नहीं है, पता ही है LX का मतलब वो, यहाँ पर LX I∠ होगा ये एक्चुअली, ये LX I∠ = ये I∠, इसीलिए I∠ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियस होगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो LY होएगा वो क्या होएगा, वो होएगा ये J∠, तो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ XPZ ZPX, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो LZ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा XPY माइनस, स्मॉल लिख रहा हूँ ना, XPY माइनस हमारे पास आ जाएगा YPX, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स आ गई। अब देखो, अब हम एक जनरल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करें, टोटल एंगुलर मोमेंटम L, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास LX I∠ प्लस LY J∠ प्लस LZ K∠, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पर हम L² डिफाइन करें तो वो क्या आ जाएगा, LX² प्लस LY² प्लस LZ²। अब हमने एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर दिया, ये बात ठीक है। अब इसके कम्यूटेशन रिलेशंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं LX LY का, पहले ये देखते हैं। तो LX LY का कम्यूटेशन रिलेशन क्या है, ये कुछ है हमारे पास YPZ माइनस ZPY कोमा ZPX माइनस XPZ, ये आ गया। अब इसको ओपन करके लिखना है, ठीक है। ओपन करके कैसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा सबसे पहले YPZ, प्रॉपर्टीज से ओपन कर रहे हैं हम इसको, कॉम्यूटेटर ओपन नहीं कर रहे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। YPZ का एक बार ZPX के साथ बन जाएगा, ठीक है, और ये लग जाएगा माइनस, माइनस के बाद क्या है, क्योंकि ये वाला माइनस आया है यहाँ पर, YPZ का XPZ के साथ, ठीक है, फिर माइनस, माइनस क्यों, अब ये वाला माइनस आया है, इसका ये माइनस, इसका इसके साथ बनाना है, ठीक है। पहले इसको इन दोनों के साथ लिखा, अब इसको इन दोनों के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया ZPY कोमा ZPX, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस होके आएगा हमारे पास ZPY कोमा XPZ, ठीक है। ये चार हमारे पास आ गए ओपन करके इसको। तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार एक आपको प्रॉपर ओपन करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। एक बार हम प्रॉपर ओपन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं,
चलो ट्रिक से ही देख लो ना, बहुत लंबा हो जाएगा वैसे ओपन करने लगे तो। अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें पता है कि ये यहाँ पे y अलग कर सकते हैं, z अलग कर सकते हैं, x अलग कर सकते हैं। अब इनमें से वो देख लो जो ग्रुप हमारा या जो कॉम्बिनेशन हमारा सर्वाइव कर सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन सर्वाइव कर सकता है जेड पी जेड वाला, ठीक है। तो सिर्फ इसको लो एक बारी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या लिखूंगा, जेड पी जेड का कॉम्बिनेशन सर्वाइव कर सकता है, मतलब एक तो y बाहर आ जाएगा, ठीक है, पी जेड कोमा जेड, और यहाँ से पी एक्स बाहर आ जाएगा। इसका ये कॉम्बिनेशन सर्वाइव करेगा। इसके अलावा इसका कोई और कॉम्बिनेशन है, जब आप बाहर निकालोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे माइनस। यहाँ देखो क्या सर्वाइव कर रहा है, यहाँ वाई एक्स पी जेड, तो यहाँ कुछ भी सर्वाइव नहीं कर रहा, तो ये जीरो बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेटर का जो सर्वाइव कर सकता है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है पी वाई पी एक्स और जेड, तो ये भी जीरो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो सर्वाइव कर सकता है। अब देखो लास्ट वाला, यहाँ पर भी हमारे पास जेड पी जेड, ये कॉम्बिनेशन है जो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इधर से पी वाई बाहर आ गया, ठीक है, ये पी वाई बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। जेड पी जेड हमारे पास सर्वाइव करेगा, जेड पी जेड, ठीक है, यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा। अब देखो, अब हमें पता है कि जेड पी जेड आयोटा एच कट होता है, तो पी जेड जेड क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट। हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये एंटी सिमेट्रिक होता है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी है, ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट वाई पी एक्स, ठीक है, प्लस, और ये आप एक बार ध्यान रखना, अगर ये पी वाई है तो ये इधर लेफ्ट साइड में ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक्स है तो ये इधर वाली साइड जाएगा, इनका आप एक्सचेंज मत करना। और ये क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट वाई पी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट पी वाई एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आयोटा एच कट को कॉमन ले लेंगे और हम माइनस आयोटा एच कट को कॉमन, नहीं ठीक है, माइनस आयोटा एच कट चलो कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये वाई पी एक्स माइनस पी वाई एक्स। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास एल जेड। ये माइनस एल जेड हो गया ना, एक सेकेंड, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ओके, कॉमन नहीं लेना था ना, माइनस कॉमन नहीं लेना था, माइनस को अंदर रखो, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो ये क्या आ गया एल जेड, तो आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, एल एक्स एल वाई। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है, यहाँ से क्या पता लगती है, अब एक हमने निकाल लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं। जनरलाइज करके कैसे, जनरलाइज करके लिखते हैं, एल आई एल जे इज इक्वल टू आयोटा एच कट एप्साइलन आई जे के एल के। इसका क्या मतलब, ठीक है। अब देखो कि एप्साइलन आई जे के क्या होता है, ये होता है अगर हमारा आई जे के साइक्लिक हो, ठीक है, अगर साइक्लिक हो तो ये आता है 1, अगर यह नॉन साइक्लिक हो तो ये आता है -1। और इनमें से अगर कोई इक्वल हो जाए, ठीक है, कोई भी इंडिसेस इक्वल हो जाए, ठीक है, जैसे हमारा आई आई के आ जाए, ये दो सेम हो गए, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आ जाए इफ इक्वल, तो ये आ जाता है 0। अब इससे मतलब क्या बना, देखो इससे मतलब बना कि ये देखो आई जे के, ये आ गया साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर एल एक्स एल वाई आया तो एल जेड दे देगा, मतलब आई जे आया तो के दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर एल वाई एल जेड आया तो ये एल एक्स आ जाएगा, मतलब जे के से आई बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एल जेड एल एक्स आया मतलब के आई से, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा एच कट एल जे बन जाएगा, ठीक है। साइक्लिक में इस तरह चलेगा। अगर ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, मान लो मान लो कि हमारे पास एल वाई एल एक्स आ गया, ठीक है। अब ये साइक्लिक नहीं है, एल वाई एल एक्स उल्टा चल गया ना, ऐसे चल गए हम, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं चले,
तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू ले लेगा, -1 की वैल्यू ले लेगा एप्सिलॉन आई जे के। अगर हमारे पास कोई टर्म रिपीट हो गई, कोई टर्म रिपीट हो गई जैसे एल एक्स, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इस तरह से हम ये एप्सिलॉन आई जे के को डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये इसकी जनरलाइजेशन है। ठीक है, ये हम लास्ट में लिख भी लेंगे। तो देखो अब यहाँ से है ना, हम क्या करते हैं, कुछ जनरल फार्मूलाज लिख लेते हैं। अब अगर किसी को इंटरेस्ट हो ड्राइव करने में तो वो ड्राइव कर लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला हमारा हो गया इस तरह की जनरलाइजेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट साइड ऑफ जनरलाइजेशन थी एल आई एल जे की। ये कॉम्यूटेटर लगाना भूल गया मैं। अब हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, अब हमारी सेकंड टाइप ऑफ जनरलाइजेशन है, वो है पी आई एल जे इज इक्वल टू हमारे पास आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के और पी के। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास पी एक्स एल वाई। ठीक है, ये क्या है, एक्स वाई साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ये आयोटा एच कट पी जेड इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन आई जे के है, तो मान लो पी एक्स एल एक्स आ गया, तो वो क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये आई रिपीट हो जाएगा। ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ जनरलाइजेशन होगी। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन की, आर आई एल जे। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा आयोटा एच कट एप्सिलॉन आई जे के और ये होगा आर के। ये बता रहा है कि मान लो हमारे पास आ गया एक्स एल वाई, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा एच कट जेड। ठीक है, और ये मान लो आ गया हमारे पास वाई एल वाई, ये सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या आ गया 0। इस तरह से हमारी पूरी कम्यूटेशन चेन चलेगी। बाकी आप समझदार हो ही, एक्स वाई और जेड, बस ये साइक्लिक ऑर्डर चेक करता रहना। साइक्लिक ऑर्डर है तो 1, साइक्लिक ऑर्डर नहीं है तो -1। ठीक है, और अगर सेम सेम हो गए तो 0। ये जनरल फार्मूला है, अगर किसी को थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो ड्राइव भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अगर प्रूफ करके दिखाना है तो 1-2 प्रूफ कर देता हूँ। इन्हीं दोनों को चलो प्रूफ कर लेते हैं ना, ऐसे प्रूफ। ये 2 मैं प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आप देख लेना। तो यहाँ पर पी एक्स एल वाई लिखा है, तो चलो पी एक्स एल वाई को ही प्रूफ कर लेते हैं, पी एक्स कोमा एल वाई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी एक्स कोमा, और एल वाई क्या होता है, एल वाई होता है हमारे पास जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके लिख दो, पी एक्स कोमा जेड पी एक्स माइनस हमारे पास है पी एक्स कोमा एक्स पी जेड। अब देखो, अब यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो सर्वाइव कर सकती हो, तो ये तो हो ही गया 0। ठीक है, अब बचा ये, इसमें क्या है माइनस, तो ये है, और यहाँ पर एक्स पी एक्स एक ऐसी टर्म है जो सर्वाइव कर सकती है, तो पी जेड बाहर, पी एक्स कोमा एक्स और पी जेड बाहर। अब एक्स पी एक्स क्या होता है, आयोटा एच कट, लेकिन ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट, तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, पी जेड, तो ये क्या आ गया, आयोटा एच कट पी जेड। और शायद यही हमने वहाँ पर ड्राइव किया था, हमारे जनरल फार्मूला में लिखा था आयोटा एच कट पी जेड। अब हम सेकंड प्रूफ भी कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, एक्स एल वाई का इसी तरीके से सेम टू सेम, तो ये क्या हो गया, एक्स कोमा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके लिख देंगे, तो ये एक्स कोमा जेड पी एक्स माइनस एक्स कोमा एक्स पी जेड, ये आ गया। अब इसमें पता है एक्स पी एक्स एक ऐसी टर्म है जो सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है सर्वाइव करने वाली, क्योंकि एक्स के साथ पी जेड है, तो ये सर्वाइव नहीं करेगी, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो जेड बाहर, एक्स कोमा
पी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आयोटा एच कट जेड। यही हमने यहाँ पर लिखा था, तो ये भी हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बाकी अगर आप प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहो तो खुद कर सकते हो। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनरल फार्मूलाज लिख देते हैं। अब तक जितने भी हमने लिखे थे सारे एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो पॉज करके। जनरल फार्मूलाज, ठीक है। तो पहला जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, हमारा है आर आई पी जे। ये है हमारे पास वो आर आई पी आई, ये है हमारे पास आयोटा एच कट। ठीक है, आई क्या हो सकता है यहाँ पर, एक्स वाई जेड कुछ भी। सेकंड है हमारे पास आर आई कोमा पी आई की पावर एन। ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट एन पी आई की पावर एन माइनस वन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास वो क्या है, वो कोई भी ऑपरेटर ए और उसका फंक्शन ऑफ ए, ये क्या आएगा, हमेशा ही ज़ीरो। फोर्थ जनरल फार्मूला है हमारे पास एल आई एल जे। ये क्या है, आयोटा एच कट एप्साइलन आई जे के एल के। ठीक है, इसकी आई जे के की क्या देखनी है, साइक्लिक ऑर्डर देखनी है। आई जे के इस तरह, ये साइक्लिक ऑर्डर। उसके बाद आता है हमारा पी आई एल जे, आयोटा एच कट पी के एप्साइलन आई जे के। ठीक है, और छठा है हमारा आर आई एल जे। ये है हमारा आयोटा एच कट एप्साइलन आई जे के आर के। ठीक है, इसके अलावा ये तो जनरल फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिन्होंने एडवांस लेवल पर अगर पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी हुई है या फिर ग्रुप थ्योरी पार्टिकल फिजिक्स आती है जो, उनको तो ये चीज़ पता है। एक नोट करके पॉइंट डाल लो, एल स्क्वायर है ना, वो कम्यूट्स विद एवरीथिंग, विद एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एल स्क्वायर के साथ कुछ भी। ठीक है, एनीथिंग, ए लग देता हूँ, कुछ भी, ए कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ठीक है, अगर आपको कहीं एल स्क्वायर आ जाए तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर हमेशा ही जीरो आएगा। ये आप एक पॉइंट लिख लो, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लंबा निकल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको चीज़ें पता है, आर आई आर जे ये ज़ीरो होता है, पी आई पी जे ये भी ज़ीरो होता है। ये चीज़ें लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी रिलेशन ऑफ टू ऑपरेटर। ये क्या होता है, देखो, अब मान लो कि मेरे को अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालना है डेल्टा ए डेल्टा बी का, कोई भी दो ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमें पता है कि डेल्टा ए को हमने कैसे डिफाइन किया था। डेल्टा ए को हमने डिफाइन किया था ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप पूरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो सबसे पहले तो ए स्क्वायर की, फिर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो ए की और उसका स्क्वायर करो, और फिर आप उसको क्या करो, माइनस करो। ठीक है, ये डेल्टा ए का स्क्वायर ये आएगा, डेल्टा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है। फिर आप इसका अंडर रूट करो, अंडर रूट करके आप यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू निकालो। उसके बाद यही काम आप डेल्टा बी में करोगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको लगता है कोई भी आपका इस दुनिया का पेपर, आपके पास इतना टाइम है कि आप ये सब सॉल्व कर लो, 4 पेज का काम कर लो। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और इस अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का एक
हमारे पास रिलेशन होता है। और रिलेशन रिलेशन कहाँ से आता है? स्वॉर्ड्स इनइक्वालिटी से आता है। इसकी वैल्यू देखो, जिसने स्वॉर्ड्स इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, ठीक है, नहीं पढ़ी हुई तो कोई बात नहीं, हमें मतलब नहीं है। 1/2 मॉड्यूलस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बस ये करना है आपको, अगर कभी भी अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पूछ लिया, ठीक है। तो देखो, अब इसका एग्जांपल देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई ये पूछ लिया, ठीक है। तो अब या तो आप एल एक्स एल वाई को इतना सॉल्व करो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप ये शॉर्टकट यूज़ कर लो। शॉर्टकट क्या है? 1/2 ऑफ एल एक्स एल वाई, ये तो हमें पता है एल एक्स एल वाई का कॉम्यूटेटर क्या होता है, ये होता है कुछ आयोटा एच कट, तो ये क्या आ जाएगा? आयोटा एच कट अपॉन 2 और ये एल जेड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या है, एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वहाँ पर क्वेश्चन जैसा आएगा वो हमें मतलब नहीं है उससे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई वेव फंक्शन दिया होगा, वहाँ पर एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होगी, वो नहीं है। मैंने सिर्फ ये मकसद था समझाना कि इसको छोटे तरीके से कैसे करना है, कभी भी अगर आपसे अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पूछ लिया तो। अब इसी तरह हम पोजीशन मोमेंटम में लिख लेते हैं एक्स डायरेक्शन की, तो डेल्टा एल एक्स डेल्टा पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 ये ऑफ एक्स पी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 1/2 आयोटा एच कट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जरूरत ही नहीं, कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या आ गया? ये आ गया। अब इसका मॉड्यूलस, ठीक है। अब मॉड्यूलस की एक खास बात होती है कि ये इमेजिनरी नंबर को गायब कर देता है, यहाँ से आयोटा गायब हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी एच कट अपॉन 2 आंसर। ये बात ध्यान रखना, मॉड्यूलस से आयोटा बाहर नहीं आता, मॉड्यूलस से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बाहर आता है, ये जो इमेजिनरी नंबर है ये निकल देता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब देखो, अब हमने एक रिलेशन किया था, हैमिल्टोनियन कॉम्यूटेशन करते हैं। हैमिल्टोनियन कॉम्यूटेशन का क्या मतलब है? जैसे हमने कुछ डी ए अपॉन डी टी, कोई भी ऑपरेटर की ये जो इसका चेंज इन एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, ये हमने किया था, तो वहाँ पर कुछ ए कोमा एच इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हैमिल्टोनियन के साथ इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन, ये मैंने बात की थी कि जब हम कॉम्यूटेटर करेंगे तब करवा दूंगा, तो इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो कि मान लो हमें ये एग्जांपल ले लेता हूँ, एच कोमा पी एक्स, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो हैमिल्टोनियन होता क्या है? हैमिल्टोनियन होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या है? पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस वी ऑफ एक्स कोमा पी एक्स, ये करना है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास। अब देखो पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m कोमा पी एक्स प्लस वी ऑफ एक्स कोमा पी एक्स। अब हमें पता है कि देखो ये तो होता है 0, ठीक है, तो ये तो ख़त्म, तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास वी ऑफ एक्स कोमा पी एक्स, ठीक है। अब पोटेंशियल अलग अलग दिया होगा आपको क्वेश्चन में। अब मान लो उसने कह दिया फ्री पार्टिकल, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पर फ्री पार्टिकल का क्या मतलब होता है? फ्री पार्टिकल का यहाँ पर मतलब होता है जिसका पोटेंशियल होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल 0 है तो 0 कोमा पी एक्स, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब मान लो कि हमारे पास ये पोटेंशियल नॉन जीरो है, ये केस 1 ले लिया हमने, ठीक है, केस 1 ले लिया था, ठीक है। केस 2 में क्या करते हैं हम? पोटेंशियल नॉन जीरो लेते हैं,
तो अब नॉन जीरो पोटेंशियल है तो उसको कैसे सॉल्व करें। अब आपको पता है, इसको ओपन करेंगे फिर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वी एक्स पी एक्स माइनस हमारे पास आ जाएगा पी एक्स वी एक्स। अब मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि ऑपरेटर की कोई खुद की तो सिग्निफिकेंस होता नहीं है, उसको हमेशा कैसे ओपन करते हैं, जब वो किसी साई पर ऑपरेट कर रहा हो। तो मान लो ये किसी ऐसे साई पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये अगर साई पर ऑपरेट कर रहा है तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस आयोटा एच कट वी एक्स, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ साई, ठीक है। फिर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा एच कट वी एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। जैसे हमने पोजीशन और मोमेंटम को ओपन किया था सेम टू सेम वैसे यहाँ पर ओपन होगा, और प्लस आयोटा एच कट साई डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में नहीं कर रहा क्योंकि अभी 1 मिनट पहले ही करा था। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब साई तो चलो गया यहाँ से, ठीक है। तो आयोटा एच कट डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स, ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास कुछ एच कोमा पी एक्स की, ठीक है। अब यहाँ पर एच कोमा पी एक्स साई लगा हुआ था तो ये साई से साई गया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर आपको पोटेंशियल नॉन ज़ीरो दिया हो तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। फ्री पार्टिकल हो गया, फ्री पार्टिकल आपको पता है जीरो आ रहा है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या है क्वांटम मैकेनिकल। और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी मान लो क्वांटम मैकेनिकल वाले का वो ले लेते हैं हम एग्जांपल। तो बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो एच कोमा पी एक्स इसकी वैल्यू आई, ठीक है, वो क्या आई, वो आई आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास, ये आया आयोटा एच कट एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये किसकी वैल्यू आई एच कोमा पी एक्स की, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह आपको कोई और पोटेंशियल दिया हो सकता है वहाँ पर, उस हिसाब से आप देख लेना, मेन फॉर्मूला ये है। और इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो, ऐसे नहीं रट्टा मारो, लेकिन एक बार याद कर लो तो अच्छी बात है। अब देखो, अब हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम केसेस लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेना, लास्ट पॉइंट है। अब हम कहते हैं डी ए अपॉन डी टी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कुछ ए कोमा एच के, ठीक है। इसके कॉम्यूटेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो ए कोमा एच है यही जीरो आ गया, ए कोमा एच क्या है, ये जीरो आ गया। तो इसका मतलब चेंज इन एक्सपेक्टेशन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहीं भी आपको किसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाए तो आप अगर डायरेक्ट उसको यहाँ से सॉल्व करवा रहे हो यहाँ से सॉल्व कर लो, वरना यहाँ से सॉल्व कर पा रहे हो यहाँ से सॉल्व कर लो, वो आपकी इच्छा होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये पहला केस हो गया, दूसरा केस, अगर हमारे पास ए कोमा एच डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए विल इवॉल्व विद टाइम, इवॉल्व विद टाइम, ठीक है। फिर ये टाइम के साथ चेंज होएगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो हमें सॉल्व करके निकालनी है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम अभी जितने भी टॉपिक कर लिए, कॉम्यूटेटर के क्वेश्चन करेंगे, ऑपरेटर के क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा जितने भी टॉपिक कर लिए उनके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो 12-15 क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा, या तो वेबसाइट का या टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।